नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल 2 के अंतर्गत घात और घातांक से संबंधित बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। तो कुछ साथी ऐसे जो अभी इस चैनल से नए नए जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के जो आपके जो उपयोगी जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ताकि जो अच्छे जो वीडियो है उनसे आप वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब हम आज जो हमारा जो वीडियो है वो है हमारे रीट लेवल 2 के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों से संबंधित। ये जो आपकी दूसरी यूनिट है उसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है बीजीय व्यंजक। अब सबसे पहले बात ये आती है कि ये बीजीय व्यंजक जो है ये हमारे चैप्टर जो सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये हमारे कौन कौन सी कक्षा में कौन कौन से चैप्टर है, तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं। बीजीय व्यंजकों से संबंधित जो चैप्टर है वो कक्षा 6 में तो आपके 12वां चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम है बीजगणित। इसी तरह से कक्षा 7 है उसमें आपके 13वां अध्याय दिया हुआ है जिसमें हमें बीजीय व्यंजकों की हमें जोड़ना और घटाना है। और कक्षा 8 में जो बीजीय व्यंजकों से संबंधित जो चैप्टर दिया हुआ है वो चैप्टर है 9वां चैप्टर है जिसमें हमें उनका गुणा भाग भी करना है, साथ ही जो सर्व समीकरण जो है बीजीय गणित की उनको भी हमें हल करना है। तो हम बहुत ही क्रम वाइज इन चैप्टर को करते जाएंगे, तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ये जो चैप्टर है बीज गणित वाले जो एक्स वाई जेड वाले जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को छात्र अक्सर है ना कठिन प्रश्न समझ के इनको छोड़ देते हैं। तो आप अगर अभी तक आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से नहीं करना जानते हैं, कहीं भी आपको ये समस्या हो रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही मैं आसानी के साथ बहुत ही सरल भाषा में आपको ये प्रश्न सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो आपको कहीं भी भविष्य में ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न हमारे केवल बीज गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने में उपयोगी नहीं होते हैं। दूसरे भी हम जो प्रश्न हल करते हैं उनमें हमें कई बार एक्स और वाई या जेड वगैरह जो भी है अचर जो पद है या चर जो पद है उनको हमें हल करने की जरूरत पड़ती है। तो आप जब ये वीडियो आप अच्छी तरह से पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आप हर तरह के प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो बिना हम समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम कक्षा 6 की बात करेंगे जिसमें हमें बीज गणित की एक सामान्य सी जानकारी करनी है। यानी सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर ये बीज गणित है क्या, क्योंकि हम अंक गणित के तो बहुत सारे प्रश्न है जैसे प्रतिशत के हैं, लाभ हानि के हैं, तो उन प्रश्नों को हम आसानी से फॉर्मूला लगा के हल कर सकते हैं। तो बीज गणित जो है उसमें क्या ऐसे कोई फॉर्मूले है या अलग से इनको कोई तरीका है करने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बीज गणित जो है, जो गणित का एक अलग से चैप्टर है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है। हमें इस तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे जैसे 2x + 5, ये इस तरह के समीकरण मिलते हैं। अब इस समीकरण में देखिए दो तरह की चीज हमारे सामने आती है। एक तो जैसे ये x y z या कुछ भी लिखा हुआ था, और एक जो होता है वो अंक गणित वाली संख्या होती है। तो सबसे पहले इनके जो नाम है वो आप स्पष्ट करें। ये जो गणित अंकों में जो संख्या दी हुई है उनको तो हम बोलते हैं अचर पद, और ये जो x y z या हिंदी में भी जैसे क ख ग कई बार भी ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं, लेकिन अक्सर अब तो कंपटीशन में ऐसे नहीं पूछते हैं, लगभग जैसे x y z यही लिखे हुए या ABC लिखा हुआ होता है। तो ये जो ऐसे जो हमको जो पद मिलेंगे उन पदों को हम कहेंगे चर पद। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि चर और अचर कौन से होते हैं या इनको चर क्यों कहते हैं। चर का मतलब होता है जो बार बार परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, और अचर पद का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप कहीं भी उपयोग कर लो, इसके मान में कहीं भी अंतर नहीं आएगा। यानी गणित में जितने भी अंक हैं जैसे 5 है, 10 है, कुछ भी लिख लो, तो गणित का अंक जैसे मैंने कहीं पर 100 अगर लिया 101 लिखा है, तो इसका हम कहीं पर भी उपयोग करेंगे तो उसका मान हमेशा 101 ही रहेगा, कहीं भी ये बदलने वाला नहीं है। तो ये कहलाते हैं सारे अचर पद। ठीक है, और ये जो हम x y z वगैरह जो भी लिखते हैं या ABC लिखते हैं, अगर मान जैसे मैं कहीं पर लिखा है a + 5 जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो a यानी कोई एक ऐसी संख्या है, अज्ञात संख्या है, ये ABC ये चर पद हम जितने भी मानते हैं वो सारे क्या मानते हैं, हम अज्ञात संख्या जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को अगर देखें जैसे a + 5 बराबर कितने 10, तो अब यहाँ पर a का मान कितना आएगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें हमें 5 जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त होने चाहिए 10। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a का मान यहाँ पर कितना है 5, क्योंकि 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। अब इसी को मैं अगर दूसरी जगह लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया a - 2 बराबर लिखा हुआ है 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a - 2 बराबर कितने होने चाहिए 8। तो यहाँ पर ये जो अज्ञात जो संख्या है वो संख्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि किस संख्या में से अपन 2 माइनस करेंगे 10 में से, यानी यहाँ पर हमारा a का मान कितना आ गया 10। यानी देखो कहीं भी आप ये फिक्स नहीं है कि a का मान हमेशा के लिए 5 ही होगा या a का मान हमेशा के लिए 10 ही होगा। जैसा भी समीकरण होगा उसके हिसाब से इनके मान ज्ञात होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं चर पद। यानी इनके जो मान है वो हर जगह परिवर्तित होते
रहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही सामान्य से जानकारी दी है मैंने कि चर और अचर पद कौन से होते हैं। अब इन प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे, तो पहले तो हम बात करेंगे कक्षा 6 की। कक्षा 6 में जो अध्याय दिया उसमें तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें हमें केवल मात्र इनके क्या करना है, एक तो चर और अचर पद इनको पहचान करनी है और साथ ही बहुत छोटे छोटे इनके मान ज्ञात करने। तो हम इनको प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो साथ ही मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप वही हमेशा की तरह कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छी चीज लगे उसको आप साथ ही साथ नोट करते जाए 12.1 की तरफ। तो उसके पहले जो दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ऐसे हैं जो शायद हमारे कंपटीशन एग्जाम के लायक नहीं है, बहुत ही छोटे से प्रश्न है जिसमें हमें प्रतिरूप बनाने हैं। तो उस पर हम चर्चा नहीं करते हुए सीधे ही हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि रानू लीला से 5 वर्ष छोटी है। ठीक है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें ये लिखा हुआ है अगर मान लो लीला की आयु x वर्ष है, लीला की आयु इस पर क्या मानिए, क्योंकि हमें ज्ञात तो नहीं है उसकी आयु कितनी है, तो हम उसको प्रश्न वैसे दिया हुआ पहले से ही कि लीला की आयु कितनी दी हुई है x वर्ष, तो हमें ये बतानी है कि रानू की आयु कितनी होगी। तो बहुत ही सामान्य, देखिए लीला जो है वो रानू से कितनी छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। तो अब यहाँ लीला की आयु दी हुई है x, तो रानू की आयु कितनी होगी, रानू जो है वो लीला से कितनी छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। तो अगर लीला की x है तो उससे 5 वर्ष अपन कम कर देते हैं, यानी x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, बहुत ही इतना सा प्रश्न ही दिया हुआ है। इसमें हमें देखो x में से ये हमेशा ध्यान रखें कि चर पद और अचर पदों को हम संक्रिया नहीं कर सकते, ना तो उनको हम प्लस कर सकते हैं, ना हम इनको माइनस कर सकते हैं। हाँ, इनका गुणा जरूर कर सकते हैं। गुणा भी कैसे करेंगे, जैसे कहीं जरूरत पड़े, जैसे 5 और x का गुणा करना, तो इसको हम केवल 5x लिख सकते हैं, लेकिन इनका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो केवल x माइनस 5 हमें लिखना है, तो ये हो जाएगी रानू की आयु। ठीक है, अब दूसरा जिसने पूछा है वो इसमें ऐसा पूछा है अगर मान लो रानू की आयु p वर्ष लिखी हुई है, यानी रानू जो है इसकी उम्र कितनी है p, तो लीला की कितनी होगी, क्योंकि लीला देखो रानू से कितने रानू लीला से कितने 5 वर्ष छोटी है। इसका अर्थ ये हुआ कि लीला जो है वो इससे 5 वर्ष बड़ी है। तो अगर इसका ऊपर p माने तो लीला की उम्र उससे कितनी होगी, 5 वर्ष ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा p प्लस 5 वर्ष। यानी एक सामान्य से हम ये सोचें कि ये जो x है भाई जो भी दिया हुआ था, अपन ये सोचें ये कोई संख्या लिखी हुई है, तो अगर उससे ज्यादा है तो उसमें हम जोड़ देंगे, अगर उससे कम है तो उसमें हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये एक सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसको कैसे x और y को मान के हम प्रश्नों को हल करेंगे, उस समय आपको ये ज्यादा कठिन नहीं लगेंगे। ठीक है, चौथा जो प्रश्न दिया हुआ उसमें ये लिखा हुआ है कि एक पेन का मूल्य है 5 रुपए। अब मदन के पास कुछ धन है, अब कितना धन है हमें तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस धन को मान लेते हैं x, कि उसके पास धन कुल कितना है x रुपए। अब ये लिखा हुआ है कि एक पेन का मूल्य है 5 रुपए, तो वह समस्त धन से पेने खरीदता है, तो कितने पेने वो खरीद सकता है। जैसे अपन मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास अगर 100 रुपए हो और अगर एक पेन के 5 रुपए लगे, तो हम कितने पेने खरीदेंगे, कैसे पता लगाएंगे, हम 100 का 5 का भाग देंगे, यानी हमें पता चलेगा कि 20 पेन हम खरीदेंगे। वो का वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास धन कितना है पूरा x, यानी 100 की जगह हमारे पास क्या है, ये 100 ना होगा, उसकी जगह हमारे पास धन हमें पता नहीं, तो हमने उसको क्या मान लिया x। और अब एक पेन के कितने 5 रुपए है, तो ऐसा कैसा हम 5 का इसमें भाग दे देंगे। अब x का 5 में भाग तो दे नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब पांचवा जो प्रश्न दिया वो भी ऐसा कैसा छोटा, इसमें हमें क्या करना है, इनके मान ज्ञात करना है। अब मान कैसे ज्ञात करना है, ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें यहाँ ऊपर x का मान तो दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ खाली जगह छोड़िए, तो अपन उसको बाद में सोचेंगे यहाँ हमें क्या भरना है। ठीक है, और नीचे इनके जो मान किसका निकालना हमें, 2x प्लस 3, ये जो है 2x प्लस 3। अब इसको एक बार समझिए, इसमें हमें करना क्या है, जब भी हमें मान ज्ञात करने हो x के या y या जो भी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये x जहां पर भी लिखा हुआ उसकी जगह हमें जो मान दिया वो मान आप यहाँ अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले x की जगह क्या है 1, तो हम यहाँ x की जगह 1 लिख के, देखो यहाँ हमने 1 लिखा, तो ये 1 और ये 2, इन दोनों को बीच में कोई ब्रैकेट है या अगर ऐसा कोई निशान नहीं दिया हुआ है, तो इसका सीधा अर्थ है हमें इनका क्या करना है, गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे x की वैल्यू हमने क्या रखी, x की वैल्यू हम अगर 1 रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 को 2 से गुणा कर दिया, 1 दूनी 2, 2 में हमने 3 प्लस कर दिया, कितने आगे 5। तो ये पहला आंसर दिया हुआ प्रश्न में। इसी तरह से अगर x की जगह 2 हो तो क्या होगा, 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितने हो गए 7। ठीक है, तो इसी क्रम में हमें आगे जैसे 3 की वैल्यू रखे तो क्या होगा, x की जगह हमने 3 रखा, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 में हम 3 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, इसी तरह से 4 रखे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। इस टेबल को आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x के मान तो 1 2 3 4 5 दिए, इसी तरह ये 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो अगला आंसर क्या आएगा 13, फिर 15 है तो फिर क्या आ जाएगा 17।
इसी तरह से ये क्या 5 यहाँ 6 और ये 7। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.2 की तरफ। 12.2 का जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि संख्या 3, 7 और 4 से संख्यात्मक व्यंजक बनाइए। अब हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजकों का निर्माण करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए जैसे पहला जो इंस्ट्रक्शन इसने दिया वो ये लिखा हुआ है कि केवल जोड़ व घटाव के चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी हमें एक संख्यात्मक व्यंजक बनाना है। तो व्यंजक कैसे बनेंगे, ये जो संख्या दी हुई जैसे 3, 7 और 4 इसमें से अपन कोई भी संख्या यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें निशान कौन से काम में लेने, एक तो जोड़ का और एक घटाने का, यानी कहीं भी हमें गुणा या भाग वाले जो है व्यंजक नहीं बनाना है। तो हमें संख्यात्मक, देखिए अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये मैंने एक जोड़ का निशान लिख दिया 3 + 7 और ये माइनस अगर मैं लिखूं 4, क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या? बिल्कुल देखिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। यानी बीजीय व्यंजक कब होगा, जब उसमें ये सारे जो अपन ने लिखे हैं ये सारे कैसा है, अचर पद हैं, यानी गणितीय संख्या है। बीजीय व्यंजक जब बनेगा जब उसमें कहीं पर भी हमें एक जगह चर पद मिलना चाहिए। चर पद से मतलब क्या है, वही जैसे कहीं x, y, z या a, b या c जो भी हो, इस तरह के जो पद है वो हमें इसमें अगर शामिल करेंगे तब जाके वही बीजीय व्यंजक बनता है। तो अगर अपन सामान्य से संख्या लिखेंगे तो वो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। तो बीजीय व्यंजक बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ x लिख दिया, अब उसमें जोड़ना है, जैसे मैंने लिख दिया x + 3, ये बन गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, या हमें घटाव वाला बनाना है तो घटाव के लिए क्या करेंगे, ऐसा कैसा, जैसे मैंने बना दिया y - 7, तो ये हो जाएगी बीजीय व्यंजक। दूसरे में हमें क्या करना है, गुणा और जोड़ के रूप में। तो गुणा के लिए जब लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा गुणा 3x का मतलब क्या होगा, 3 और x का क्या है यहाँ पर गुणा, तो ये हो गया 3x, और यहाँ पर जैसे प्लस जोड़ में लिखना है तो 3x + 4। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक हम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है उससे हमें ज्यादा मालूम पड़ेगा कि आखिर बीजीय व्यंजक होते क्या, क्योंकि इसमें हमें पहचान करनी है कि ये जो दिए हुए ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें आप देखिए वहां लिखा हुआ है 3x + 5, यहाँ पर दो पद दिए हुए, एक तो है 3x और एक क्या दिया हुआ है 5। तो अब यहाँ पर साथ में चर पद है, इसलिए ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। दूसरा है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 5 × 4 + 7, तो ये एक समीकरण नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चर पद हमारे पास नहीं है, तो ये जो है ये बीजीय व्यंजक नहीं है। तीसरे को ऐसे तरह देखो 3 + 4 × 3 + 5, तो यहाँ पर भी हमें कोई इसमें चर पद नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। चौथा जो है उसमें क्या लिखा हुआ है 2x + 1, तो इसमें x है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है बीजीय व्यंजक कब होंगे, जब उसमें कोई बीज दिया हुआ हो, बीज या इसका दूसरा नाम है बीजांक। ठीक है, बीज या बीजांक से मतलब क्या है, वही जो मैंने दूसरे शब्द में बताया चर पद। ध्यान रखें ये बीज गणितीय शब्द हैं जिनका हमें प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में हमें पूछते भी है कि इनमें से जैसे बीजीय अंक कौन सा है या इसमें से चर पद कौन सा है। तो ध्यान रखें ये जो x, y, z या जो भी है जिसको अज्ञात जो संख्या है उन संख्या को हम बीजांक कहते हैं। दो शब्द ये भी मिलेंगे, या कहीं पर ये पद से तात्पर्य ध्यान रखना, ये जो पूरा है ना जहां पर भी प्लस या माइनस का निशान लगा उससे पहले ये जो लिखा ये पूरा एक पद कहलाता है। तो इसमें कितने पद है, एक और एक 2 पद है। जैसे इसमें देखो तो ये पद कितने हैं, ये 1, ये गुणा में देखो पूरा 2 और ये 3 पद है। ठीक है, तो ये जो चर पद है या बीज या बीजांक है इसके हमें प्रश्न इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है इसमें हमें क्या पूछा, बहुत ही सामान्य से है प्रश्न। एक बार ध्यान रखें कक्षा 6 में हम जितने भी प्रश्न है उन प्रश्नों का आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन बेसिक से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे दिमाग में ये बेसिक चीजें नहीं होंगी तब तक हमारे पास ये बीजगणित के जितने भी प्रश्न करेंगे उनको हम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको कहीं भी स्किप नहीं करें। आपको ये लगे कि नहीं ये तो बहुत ही छोटे से, इसको क्या हमें सीखना है, लेकिन यही छोटी छोटी जो गलतियां होती है ये हमें जो बड़े जो अच्छे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में हमें अक्सर ये गलतियां करवाती है। तो तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सी संक्रिया का प्रयोग हुआ है ये हमें चेक करना है। यानी ये जो कुछ व्यंजक जो दिए हुए हैं इसमें हमें देखना क्या इसमें जोड़ की क्रिया है, घटाने की है, गुणा की है या भाग की क्रिया है। ठीक है, तो बहुत ही छोटे रूप में इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला जो दिया हुआ पहले में क्या लिखा हुआ x + 5, तो इसमें मुझे क्या दिख रही है, केवल जोड़ की संक्रिया दिख रही है। दूसरे में 7m + 3, तो 7 और m, तो इसके बीच में एक तो गुणा की संक्रिया और एक जोड़ने की, तो एक तो जोड़ने की है और एक क्या है गुणा की। तीसरे में y - 3x, तो एक तो माइनस है घटाने की संक्रिया और एक क्या है देखो 3 और x के बीच में क्या है गुणा की संक्रिया। ठीक है, चौथा जो दिया हुआ व्यंजक उसमें x - y - z, इसमें केवल घटाने की संक्रिया दिख रही है। पांचवा जो दिया हुआ है उसमें क्या है देखिए 3x यानी गुणा की संक्रिया तो है ही है उसमें,
उसके बाद -10 यानी घटाने की संक्रिया भी है, फिर माइनस है तो वही घटाने की, और z/5 यानी भाग की संक्रिया भी इसमें दी हुई है, और लास्ट जो दिया हुआ है y/17 यानी इसमें केवल भाग की संक्रिया दी हुई है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा अभ्यास है। अब जो रियल जो हमारा जो व्यंजक जो प्रश्नावली है उसके जो प्रश्न शुरू होते हैं वो हमारे शुरू होते हैं चौथे प्रश्न से। चौथा जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक लिखने हैं, यानी हमें बीजीय व्यंजक बनाने हैं। तो अब यहाँ से हम बीजगणित शुरू करते हैं जिसमें हमें बीजीय व्यंजक हम बनाने सीखेंगे। तो पहला जो है इसमें ये दिया हुआ है a में 7 जोड़ना। तो बहुत ही कैसे जोड़ेंगे हम, ये तो a लिखा उसमें +7, ये हो गया a + 7। दूसरा दिया हुआ है b में से 10 घटाना है, तो वही b - 10। तीसरा क्या लिखा हुआ है, x का 4 से गुणा, तो ये x इसको गुणा कैसे करना है 4, इसको ध्यान रखिए कैसे लिखेंगे हम 4x। ठीक है, x में 4 का भाग दें, तो वही ये x और ये बट्टा 4 लिख दें, 4 का हो गया इसमें भाग। पांचवा जो दिया हुआ वो है 7 में से x घटाना। किस में से घटाने अपन को, 7 में से, तो 7 को पहले लिख देंगे, फिर इसमें से माइनस करके x, ये हो जाएगा 7 - x, और लास्ट जो है वो है 10 में q का भाग। तो ये पहले 10 लिखे, फिर इसमें हमें भाग किसका देना है, q का। यानी कहने का तात्पर्य जिस तरह से प्रश्न की भाषा है उसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। चाहे x पहले लिखा हो तो पहले लिखना है, जहां अगर वो बोले कि नहीं आपको x माइनस करना है तो हम x को बाद में लिखेंगे। इसी पे हम थोड़ा सा एक और अभ्यास करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें थोड़े और भी अच्छे हम बीजीय व्यंजक बनाएंगे। पांचवा जो प्रश्न है उसमें भी हमें इसी तरह से क्या करना है, बीजीय व्यंजक हमें लिखने हैं। पहले हमने सामान्य किए थे, ये थोड़े से उससे अच्छे वाले हैं। इसमें देखिए पहला जो दिया वो लिखा हुआ है 2n में 15 जोड़ना। तो वही सबसे पहले ये लिख दिया हमने 2n, उसमें जोड़ने हैं तो प्लस का निशान, कितने जोड़ने हैं 15। तो ये समीकरण बन गया है 2n + 15। अगला जो है 2x में से 15 घटाने हैं, तो ये 2x उसमें से घटा दिया हमने 15। तीसरा है p के दुगुने में 5 जोड़ना है, p का दुगुना, तो p का मतलब p का दुगुना कितना हो जाएगा 2p माइनस नहीं प्लस जोड़ना है उसमें 5, तो ये हो गया 2p + 5। चौथा जो है उसमें q के दुगने में से, तो q का दुगना कितना हो गया, डबल कर दो 2q, उसमें से हमें 3 घटाना है तो -3, ये हो गया एक व्यंजक। पांचवा जो है उसमें क्या लिखा, y को 5 से गुणा करें। 5 से गुणा का मतलब कितना हो जाएंगे 5y, फिर उसमें से 11 घटाना है तो ये -11। और लास्ट जो दिया वो है z को -3 से गुणा करो, तो -3 को z से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -3z, और फिर उसमें हमें क्या करना है 11 जोड़ना है, तो प्लस ये हो गए 11। तो ये बहुत छोटे छोटे दिए, लेकिन इनका उपयोग हमें कहाँ करना पड़ेगा, जब भी हम समीकरण हल करेंगे उस समय हमें कहीं भी जो चर पद मानने पड़ेंगे उस समय हमें इस तरह के सॉल्व करने पड़ेंगे। तो छठा और सातवां प्रश्न जो है वो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, जो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे अभी बता दूंगा, तो आप उसको अभ्यास करें। अगर उसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको वैसे है तो बहुत ही सामान्य है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो आठवां प्रश्न जो दिया उसमें भी हमें करना तो यही है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो मैंने इसको बोर्ड पे लिया है। एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगने से 5 अधिक है। ठीक है, यानी ये जो अपन जो अभ्यास जो अभी ने पांचवें प्रश्न में जो किया है, ये जो हमें इस तरह के प्रश्नों में इनका उपयोग करना पड़ेगा। यानी वापस पढ़िए, तो एक त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार के दुगने से 5 अधिक है। ठीक है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आधार जो दिया हुआ वो दिया हुआ है b, आधार कितना है b, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन वापस चले कि उसकी ऊंचाई जो है वो उसके आधार के दुगने से, तो आधार कितना दिया हुआ है b, तो पहले तो हमने आधार को तो मान लिया b का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 2b, और उससे 5 अधिक है तो अब उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2b + 5 सेमी, जो b का दी हुई है वो हम लिख देंगे ऊंचाई। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों की जरूर पड़ेगी। अंतिम जो प्रश्न दिया हुआ है 9वां प्रश्न, उसमें ये लिखा है, यदि विमल की वर्तमान आयु दी हुई है p वर्ष, कितने दी हुई है p वर्ष दी हुई है। अब हमें ये बताना है कि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, यानी पूर्व का मतलब है इससे पहले की, यानी आज उसकी उम्र अगर p वर्ष है तो 10 साल पहले तो कितनी होगी, इससे 10 साल कम होगी, तो हम इस p में से 10 कम कर देते हैं, तो p - 10 वर्ष, ये हो जाएगी इसकी 10 साल पहले की आयु। अगला जो है इसमें क्या पूछा है, 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो आज उसके p वर्ष है तो 5 वर्ष बाद में कितनी होगी, उसमें हम 5 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे, यानी हो जाएगा p + 5 वर्ष। ठीक है,
तीसरा जो दिया हुआ इसमें ये पूछा है कि इसकी चाची की जो आयु है वो इस विमल की आयु की 3 गुना है। तो विमल की आयु कितनी है P, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3P। और अंतिम जो दिया वो दिया हुआ है इसकी माँ की आयु जो है विमल की आयु के दुगुने से 5 कम है। तो विमल की आयु पहले तो कितनी है P, तो P का दुगुना कर दो 2P, और उससे कितने 5 कम है तो माइनस कर देंगे 2P माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। और ये आयु वाले जो प्रश्न है ये आपके कंपटीशन में बहुत अधिक आते हैं, तो इस तरह से हमको मानने पड़ते हैं। एक तो पूर्व, एक पश्चात, दो तो ये ध्यान में रखें, और एक ये जो है जैसे इनकी आयु दुगने से 5 कम है या अधिक है तो ये इनकी हमें आवश्यकता अधिक पड़ेगी। तो ऐसे जो प्रश्न है इनको आप बार बार अभ्यास करें, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो की हमने केवल बीजीय व्यंजकों की। अब हम बात करेंगे बीजीय समीकरणों की। अब दोनों में पहले तो अंतर क्या है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो हम जो चर और अचर पद दोनों को मिला के हम जो लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x + 5, ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये अभी तक क्या है, ये केवल बीजीय व्यंजक है। ये समीकरण कब बनेगा, जब, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक, अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें ये मालूम नहीं है। जो x में अगर 1 लिखूं तो हमारे इसका अलग मान आएगा, 2 लिखो तो अलग इसका मान आएगा, 7 लिखो तो अलग आएगा, इस तरह से अलग अलग मान आएंगे। अब समीकरण ये कब बनेगा, जब इसकी मैं कोई फिक्स वैल्यू रखूं, जैसे मैंने लिखा 3x + 5 जो है इसका मान आना चाहिए जैसे 21, ये तो अब जाके ये क्या बनेगा, एक समीकरण है। समीकरण बनने के बाद ध्यान रखें कि x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें अब एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, बार अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी कि x का मान कितना होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी जहां से x के वैल्यू रखेंगे तो उससे अगर 21 जो इसका आंसर अगर आ जाए वो इसका x का सही मान कहलाएगा, वो इस x को समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये चीज जो है ये हमें 12.3 में हमें देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखें व्यंजक क्या है और समीकरण क्या होते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसमें समीकरण दिए हुए हैं। तो समीकरण के लिए देखिए पहला जो उसमें क्या लिखा 5x = 0। अब समीकरण में अचर पद भी है, चर पद भी है, और साथ में क्या है बराबर का निशान होना जरूरी है, तो ये एक समीकरण है। दूसरे में क्या लिखा हुआ t - 7 इज ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन वगैरह या लेस देन लिखा हुआ तो ये हमारा समीकरण नहीं है, इसको असमीका बोलते हैं, ये समीकरण नहीं है। ठीक है, तीसरा जो दिया हुआ उसमें क्या है 4 + 2 = 2। अब यहाँ बराबर का निशान तो है लेकिन ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर पद नहीं है। चर पद से तात्पर्य x y z वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इसके बाद में चौथे की तरफ बढ़े हम आगे, तो क्या लिखा हुआ है 2x - 1 < 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लेस देन या ग्रेटर देन है। तो इससे हम क्या होता है x की वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ये भी एक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो समीकरण के लिए 2 चीज होनी आवश्यक है, एक तो उसमें चर पद होना चाहिए और दूसरा बराबर का निशान। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है 10y = 50। ये तो लिखा हुआ है 10y = 50। अब हमें y = 10, y = 8 और y = 5 रखने पर किस मान से संतुष्ट होता है। यानी ये 3 जो यहाँ वैल्यू दी हुई है y की, इनको हम यहाँ रख के पता लगाएंगे कि कौन सा मान है जिससे इसका आंसर हमें 50 मिल सकता है। तो क्या लिखा हुआ है 10y बराबर दिया हुआ है 50। तो ऐसे जो वैल्यू निकालनी हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, ये जो y है इस y की जगह हम मान रखेंगे। और मान रखने का तरीका क्या रहेगा, ये 10 लिखे, फिर y की जगह जब भी हम मान लिखे उसको हम ब्रैकेट में लिखे। ये y का मान 10 लिख दिया, बराबर क्या लिखा हुआ है 50। अब ब्रैकेट का अर्थ क्या है, इन दोनों का गुणा कर दो, 10 का 10 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 100। तो 100 और बराबर 50, तो 100 और 50 तो बराबर नहीं है, तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। दूसरा कितना है, y = 8 लिख के हम ज्ञात करें, तो इस y की जगह हमने क्या लिख दिया 8, तो 10 का 8 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे 80। तो 80 भी 50 के बराबर नहीं है, तो ये भी इसका मान संतुष्ट नहीं होता है। तीसरा जो है y = 5, तो हम y की जगह क्या लिखें 5, तो 10 का 5 से गुणा कर दिया, कितने आ गए 10 × 5 = 50, और ये इसका मान बराबर आ रहा है। तो ये जो है y = 5 जो है ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चर के मान के लिए संतुष्ट है या नहीं है। वही यहाँ पर समीकरण भी दिया हुआ है और साथ में इसका एक आंसर भी दिया हुआ है, तो हमें ये चेक करना है कि ये इससे संतुष्ट करेगा या नहीं। तो इसका एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, एक आप खुद अभ्यास करें। जैसे यहाँ x बराबर क्या लिखा हुआ है 5, तो हम यहाँ x के 5 लिख के देखें, तो पहले 5 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया 5 × 3 = 15, और 15 में से हम 7 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 8।
तो 5 तो नहीं मिलेंगे, तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता। दूसरा जो प्रश्न है इसमें भी आप इसी तरह से p की जगह में क्या लिखना है 2, तो p की जगह हम 2 लिखे हैं तो 2 का 3 से गुणा कर दिया, कितना भी 3 दूनी 6, 6 में हम 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 8, तो ये जो मान है ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें भी इसी तरह से 3 टेबल बनी हुई है। तो पहला जो प्रश्न दिया उसमें क्या लिखा हुआ है 3x बराबर 15, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू रखनी है। अब x की वैल्यू कौन सी रखनी है, ये टेबल में दी हुई, पहले x की जगह 0 रखो, फिर 1 रखो, 2 रखो, 3, 4, 5, 6 और 7 तक वैल्यू रखनी है। और उसमें हमें क्या करना है कि हमें x जो वैल्यू रखेंगे तो हमें ये पता लगाना है कि ऐसे कौन सा मान है जिससे हमें इसके आंसर 15 मिल जाए। ठीक है, तो पहले जैसे यहाँ 0 का तो दिया हुआ है कि 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। अब x 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, अगर 2 रखे तो क्या होगा, यहाँ 2 रखें 2 का 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6, अगर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 5 रखेंगे तो 15, 6 रखेंगे तो 18, 7 रखेंगे तो 21। तो अब हमें ये देखना है इसका मान कौन सा होगा जिससे हमें 15 प्राप्त हो रहे हैं। तो हम 3x का मान देखते हैं, 15 कहाँ प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, यानी x की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी 5, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x बराबर 5। दूसरा जो है जैसे p बट्टा 3 बराबर 4 दिए हुए हैं, तो इसका भी आप इसी तरह से जो मान दिए हुए जिससे आप ज्ञात करें। और तीसरा जो इसका लास्ट प्रश्न है वो है x माइनस 3 बराबर क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर भी आप x की वैल्यू ऐसे 1 से लगाकर 11 तक आप लिखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करूंगा ये वीडियो बहुत ही आपके उपयोगी होगा। आप बहुत अधिक अभ्यास करें, फिर भी कोई दिक्कत आए तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि जो भी समस्या होगी उसको हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करूंगा आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि दूसरे जो साथी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। धन्यवाद।